बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम द साउंड एंड द फ्यूरी नॉवल का लास्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं। इसके 3 पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। द साउंड एंड द फ्यूरी नॉवल एक अमेरिकन नॉवलिस्ट विलियम फॉल्कनर ने लिखा था। इस नॉवल के 4 पार्ट्स हैं और 4 ही नरेटर्स हैं। जो 3 पार्ट बाकी मैं कवर कर चुका हूँ, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए चौथा पार्ट हम आज कवर करते हैं। पहले पार्ट का नरेटर बेंजी था, दूसरे पार्ट का नरेटर क्वेंटिन था और तीसरे पार्ट का नरेटर जैसन था और चौथे पार्ट का नरेटर जो है वो खुद विलियम फॉल्कनर है, जो कि थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट नरेटर है। ये इस नॉवल का सबसे छोटा पार्ट है, यानी कि इतनी ज्यादा लंबी डिटेल नहीं है इसमें। जो विलियम फॉल्कनर है वो कॉम्पसन फैमिली की एक मेड सर्वेंट है, ब्लैक मेड सर्वेंट डिल्जी, उस पर फोकस करता है ज्यादातर अपनी नरेशन में। और अगर बाकी पार्ट्स की बात की जाए एक लाइन में, तो ये है कि जो पहला पार्ट है वो बेंजी कॉम्पसन फैमिली का सबसे छोटा बेटा वो नरेट करता है, और सेकंड पार्ट क्वेंटिन जो कि कॉम्पसन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है वो नरेट करता है, और थर्ड पार्ट जैसन जो कॉम्पसन फैमिली का दरमियान वाला बेटा है वो नरेट करता है। फर्स्ट पार्ट की जो सेटिंग ऑफ टाइम थी वो थी 7 अप्रैल 1928, सेकंड पार्ट की जो सेटिंग ऑफ टाइम थी वो थी जून 2 1910, और थर्ड पार्ट की जो सेटिंग ऑफ टाइम थी वो थी अप्रैल 6 1928, और लास्ट पार्ट की जो सेटिंग ऑफ टाइम है वो है अप्रैल 8 1928। यानी कि ये जो फोर्थ पार्ट की नरेशन है ये बेंजी की नरेशन के एक दिन बाद रखी गई है और जैसन की नरेशन के 2 दिन बाद। तो ये ईस्टर का वीक चल रहा है, ईस्टर संडे, और डेट है अप्रैल 8 1928। नरेटर बताता है कि कॉम्पसन फैमिली के हाउस में एक ब्लैक मेड सर्वेंट डेल्जी वो वॉक कर रही है, वो सारे इंतजामात देख रही है कि घर में क्या चल रहा है, किचन में क्या हो रहा है। वो अपने इंतजामात देख रही होती है घर के और किचन के, कि मिसिस कॉम्पसन और लस्टर उसको डिस्टर्ब करते हैं बीच में आके। लस्टर बताता है डेल्जी को कि जो है ना जैसन वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसकी खिड़की है ना, जो रूम में उसकी जो खिड़की है उसका शीशा तोड़ दिया किसी ने। बेंजी जो है वो नाश्ता कर चुका है, फिर जैसन आता है नाश्ते के लिए। वो आके डिल्जी को कहता है बुलाओ मिस क्वेंटिन को कि आके नाश्ता करे। वो गुस्से से बोलता है ऐसे। पता चलता है कि अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, मिस क्वेंटिन कोई जवाब नहीं दे रही। तो भागा भागा आता है जैसन, अपनी माँ की चाबियाँ पकड़ता है, दरवाज़ा खोलता है, अंदर देखता है तो वहाँ पे होती नहीं मिस क्वेंटिन। खिड़की खुली होती है रूम की और वो भाग गई होती है मिस क्वेंटिन जो है। मिसिस कॉम्पसन थोड़ा घबराई हुई होती है, तो डिल्जी जो है वो मिसिस कॉम्पसन को थोड़ा रिलैक्स करती है। जैसन का एक बॉक्स होता है जिसमें उसने पैसे रखे होते हैं और कुछ पेपर्स रखे होते हैं। वो भाग के अपने बॉक्स के पास जाता है और देखता है कि उस बॉक्स को फोर्सफुली किसी ने ओपन किया हुआ है। तो उसमें से उसके पेपर्स तो मौजूद होते हैं उस बॉक्स में, लेकिन उसके जो पैसे होते हैं वो मिस क्वेंटिन लेके भाग जाती है। जैसन पुलिस स्टेशन कॉल करता है और कहता है कि एक डिप्टी को भेजो ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करे आके। फिर जैसन बाहर चला जाता है। डिल्जी जो है वो लस्टर को, फ्रोनी को और बेंजी को लेके एक ईस्टर सर्विस होती है एक ब्लैक चर्च में, वहां ले जाती है। यानी कि क्रिश्चियंस का जो ईस्टर फेस्टिवल होता है ना वो दिन होता है। तो चर्च में एक तकरीब हो रही होती है, जो डिल्जी होती है वो इन बच्चों को लेके वहां चली जाती है। लोकल ब्लैक चर्च में रेवरेंड शिगोग नामी एक बंदा होता है, वो ऊंची आवाज में क्राइस्ट की लाइफ और डेथ पे एक लेक्चर देता है, खुतबा देता है। डिल्जी और बच्चे जब घर आ जाते हैं तो वो आकर देखते हैं कि जैसन अभी तक नहीं आया। जैसन जो होता है वो शेरिफ से मिलने चला जाता है। शेरिफ एक बड़ा ऑफिसर होता है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह लें, यानी कि एक बड़े ओहदे पर बैठा होता है। तो क्या होता है कि वो शेरिफ जो है ना वो इसकी बात पे इतना यकीन नहीं करता जैसन की बात। जैसन उसे कहता है कि उसकी हेल्प करो मिस क्वेंटिन को ट्रैक करने में, लेकिन शेरिफ कहता है कि कुछ और सबूत लाओ जो कि ये बात साबित करें कि मिस क्वेंटिन ने गलत किया है। और जो शेरिफ होता है वो इस बात पे भी शक करता है जिस तरह से जैसन जो है वो कॉम्पसन फैमिली को रन कर रहा होता है। फिर जैसन अपनी गाड़ी में गैस भरता है और मिस क्वेंटिन को ढूंढने के लिए चला जाता है। जैसन को अपनी मिस्ट्रेस लोरेन का ख्याल आता है जो कि मेम्फिस में रह रही होती है। उसका सोच के फिर से जैसन को मिस क्वेंटिन का ख्याल आता है कि किस तरह से वो इसके पैसे लेके भाग गई, और अपने गुस्से के बारे में भी सोचता है कि किस कदर वो गुस्सा है मिस क्वेंटिन पे। जैसन अपने टाउन पहुंच जाता है और वहां जाके देखता है कि मिन्स्ट्रल शो हो रहा होता है। जैसन को शक पड़ता है कि रेड टाई वाला बंदा जो मिस क्वेंटिन का बॉयफ्रेंड था वो इस शो में ही काम करता है। गुस्से में जैसन एक ओल्ड मैन से पूछता है कि रेड टाई वाला बंदा और मिस क्वेंटिन किधर है। अब ओल्ड मैन होता है जो वो इसके गुस्से को बर्दाश्त नहीं करता, वो भी आगे से लड़ने लग जाता है। तो जैसन उसको धक्का मार के नीचे गिरा देता है। फिर जैसन जाने लगता है कि ओल्ड मैन पीछे से एक कुल्हाड़ी लेके आ जाता है। तो जो शो को लीड करने वाला होता है ना, जो कि शो को चला रहा होता है, वो बंदा जैसन को एक कॉर्नर में ले जाके कहता है कि मिस क्वेंटिन और रेड टाई वाला बंदा इधर नहीं है। तो फिर जैसन एक ब्लैक ड्राइवर होता है उसको कहता है कि मुझे जेफरसन तक छोड़ दो। फिर वापस अपने घर चला जाता है। ये घर जाके देखता है कि जो लस्टर होता है वो बेंजी को कैरियज में लेके जा रहा होता है कब्रिस्तान। कॉम्पसन फैमिली का एक सर्वेंट टीपी बेंजी को कभी कभी कब्रिस्तान लेके जाया करता था, अब लस्टर लेके जा रहा है उसे
बेंजी को कब्रिस्तान। तो लस्टर क्या करता है, रास्ता चेंज कर देता है और जो बेंजी होता है वो चलाने लग जाता है। थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल है ना, तो उसको वो रास्ता देखा देखा नहीं लगता, रास्ता अनजान रास्ता लगता है उसको, तो वो चलाने लग जाता है। तो वो जैसन जो होता है उसको गुस्सा आ जाता है, वो लस्टर को मारता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम उसी रास्ते पे लेके जाओ बेंजी को जिस रास्ते पे वो पहले कब्रिस्तान जाता है। और लस्टर को मारने के बाद जैसन बेंजी को भी मारता है ताकि वो चुप हो जाए, लेकिन बेंजी चुप नहीं करता, वो और चलाने लग जाता है। अब लस्टर क्या करता है, कैरियज को लेके वापस घर चला जाता है कॉम्पसन फैमिली के। तो जब बेंजी वो घर, वो सारा कुछ जैसे कि वो दरख्त, वो खिड़कियां, वो दरवाजे, वो इमारत देखता है ना अपने घर की, तो फिर चुप हो जाता है क्योंकि उसे थोड़ा एहसास होता है कि ये तो वही चीजें जहाँ मैं पहले रहता था, ये तो मेरा ही घर है। दोस्तों अब इस पार्ट का दूसरे पार्ट्स के साथ कंपैरिजन करके थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। हम देखते हैं कि इस स्टोरी का पहला नरेटर बेंजी था और ये जो चौथा पार्ट है उसमें भी चौथे पार्ट की नरेशन बेंजी पर ही एंड हुई। हम देखते हैं कि कैडी इस नॉवल का मेन कैरेक्टर था जिस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है फॉल्कनर ने, लेकिन कैडी को नरेशन का मौका ही नहीं दिया गया, बल्कि विलियम फॉल्कनर ने खुद नरेशन किया चौथे चैप्टर की या चौथे पार्ट की, थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नरेटर बन के। हम देखते हैं कि नॉवल का चौथा पार्ट इस बात को प्रूव कर देता है कि जो कॉम्पसन फैमिली अब तबाह बर्बाद हो चुकी है। कभी कितना नाम होता था, अब क्या है, कुछ भी नहीं बचा, अब बर्बादी हो गई है, तबाही हो गई है इस फैमिली की। हम देखते हैं कि इस फैमिली के जो एंसेस्टर्स थे वो बड़े कारनामे करते थे, लेकिन इनके जो बच्चे हैं उन्होंने क्या कारनामे किए हैं, उन्होंने बर्बाद कर दिया सारा कुछ। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कॉम्पसन फैमिली के मर्द हैं वो किस हद तक मेंटली इतने ज्यादा मैच्योर नहीं। वो तीनों भाई जो होते हैं कॉम्पसन फैमिली के जो लड़के हैं वो अपनी बहन पर किस कदर डिपेंड करते हैं इमोशनल। जो बेंजी है वो अपनी बहन के बगैर रह ही नहीं सकता। जब उसकी बहन कैडी उसको दिलासा देती है, उससे प्यार करती है, तो उसका मूड ठीक रहता है। जो क्वेंटिन है वो अपनी नरेशन में कैडी के बारे में सोचता रहता है कि किस तरह उसने यह गलत काम किया और उसकी वजह से फैमिली की इज्जत खराब हो गई। वो प्योरिटी के बारे में सोचता रहता है, वुमेन प्योरिटी के बारे में। और जो जैसन है वो ये सोचता रहता है कि कैडी की प्रेगनेंसी की वजह से उसकी जॉब चली गई, उसको जॉब ही नहीं मिली। लेकिन कैडी का तो इस तरह से कोई मकसद नहीं था ना डायरेक्टली कि वो अपने भाइयों को इस तरह से टॉर्चर करे। अब मिस क्वेंटिन बच जाती है, वो भी भाग जाती है, तो कॉम्पसन फैमिली का बचा कुचा नाम भी तबाह हो जाता है। और हम देखते हैं कि जैसन जो है वो मिस क्वेंटिन को भी संभाल नहीं सकता, किस कदर बुरा बिहेव रखता है उसके साथ। ये जो रिवाज होता है ये मिस्टर कॉम्पसन ने डाला होता है। वो मिसेस कॉम्पसन की हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है, मिसेस कॉम्पसन की हर बात में, और वही आदत बच्चों में चली गई। अब कैडी को नरेशन का मौका नहीं दिया गया, लेकिन विलियम फॉल्कनर खुद एक ओमनिशिएंट नरेटर बन के बड़ी अच्छी तरह ट्रेडिशनल वे में इस पार्ट को नरेट करता है। इसके अलावा एक डिल्जी का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको विलियम फॉल्कनर ने हाईलाइट किया है कुछ इस तरह से कि जो डिल्जी है वो इस खानदान को, कॉम्पसन फैमिली को मेंटेन करने की कोशिश करती है। अपना काम वो जो होता है वो बड़े तरीके से करती है, बड़े सलीके से करती है, सिंपल सी है। वो ब्लैक वुमेन है, एक ब्लैक मेड है, लेकिन इस वाइट फैमिली को उसने मेंटेन करके रखा हुआ है। जब लड़ाइयाँ होती हैं तो इन सबको वो पीस करने की, काम करने की कोशिश करती है। वो बेंजी को चर्च लेके जाती है, मिस क्वेंटिन की और जैसन की लड़ाई छड़वाती है। वो इनकी तरह मेंटली इतना ज्यादा इमेच्योर नहीं है, बल्कि काफी मैच्योर है। उसने इस फैमिली का अरूज और सवाल देखा है डिल्जी ने, इस वजह से वो सैड भी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा क्या कहते हैं मेंटली डिसेबल्ड नहीं हुई। वो स्टेबल ही रहती है और अपना काम अच्छे से करती है, इस घर को और अपनी जॉब को अच्छे तरीके से चलाती है। विलियम फॉल्कनर ने रेजरेक्शन और रिन्यूअल का सिंबल यूज किया है इस चौथे पार्ट में। चौथा पार्ट ईस्टर वाले दिन होता है। ईस्टर वाले दिन क्रिश्चियंस के मुताबिक जीसस क्राइस्ट की रेजरेक्शन हुई थी, यानी कि वो मौत से दोबारा जिंदा हुए थे। तो यहाँ इस फैमिली में भी रेजरेक्शन ही दिखाई गई है, एक होप दिखाई गई है, एक रिन्यूअल दिखाया गया है कि हो सकता है इस फैमिली की दोबारा से जो खोई हुई इज्जत है, खोया हुआ वकार है, वो वापस आ जाए, ये फैमिली फिर से स्टेबल हो जाए, ये उम्मीद है। हालांकि कोई वारिस नहीं बचा कॉम्पसन फैमिली का जो कि मेंटली इतना स्टेबल हो के आगे उनका कोई वारिस बन सके। जैसे कि जैसा नहीं बचा है जो कि एक क्लर्क है, लोकल फार्म सप्लाई स्टोर में काम करता है और उसकी कोई बीवी नहीं है। और जो क्वेंटिन है वो वैसे मर चुका है। कैडी वो घर में नहीं रहती, वो घर से दूर रहती है। मिस क्वेंटिन भी भाग गई और जो बेंजी वो मेंटली थोड़ा अनस्टेबल है और क्वेंटिन मर चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज की वीडियो में बस इतना ही।